आज का जो विषय है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। पेपर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, सोशल पॉलिसी, सोशल प्लानिंग एंड सोशल लेजिस्लेशन। तो जो सोशल प्लानिंग पे हम लोग बात कर रहे हैं, सोशल प्लानिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको बताया था। असल में बहुत सारी चीज़ें मैंने कोरिलेट भी करने की कोशिश की थी जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में दे रखा है। आज मेनली दो विषय हैं, उन दो विषयों पे हम लोग बात करेंगे। एक तो ये है कि प्रोसेस ऑफ द सोशल प्लानिंग क्या है, और दूसरा है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सोशल प्लानिंग। सोशल प्लानिंग की अगर हम लोग बात करें तो इट इज अ स्पेसिफिक टर्म, पर्टिकुलरली यूज्ड बाय द डिफरेंट, कह सकते हैं कि दी प्लानर्स और द रिसर्चर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। बट अगर इन जनरली अगर हम लोग बात करें तो सोशल प्लानिंग शब्द जो है बेसिकली कह सकते हैं कि वो प्लानिंग का पार्ट माना जा सकता है। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्लानिंग की बात करें तो उसमें एक सोशल प्लानिंग वन ऑफ हो सकता है कि उसको हम लोग रख सकते हैं। लाइक द इकोनॉमिक प्लानिंग, लाइक द सोशल प्लानिंग की बात करें, या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्लानिंग की बात कर सकते हैं, पब्लिक प्लानिंग की बात कर सकते हैं। मगर जनरली नेचर में अगर देखने को मिलता है तो दो ही प्लानिंग हम लोग देखते हैं, या तीन प्लानिंग की बात कर सकते हैं। एक तो इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, या सोशल प्लानिंग होगी, या सोशल वेलफेयर प्लानिंग की बात कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे उस पे प्रोसेस ऑफ द सोशल प्लानिंग की बात करेंगे, और दूसरा है लेवल्स। लेवल्स को एक टेबल्स के थ्रू जो है मैंने टेबल फॉर्म की है, उस टेबल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और सबसे खास बात है कि उस टेबल में टू कवर दी ऑल दी थिंग्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मगर ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो चीजें आ जाएंगे। तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। टेबल को स्क्रीन शेयर के थ्रू मैं दो टेबल आपसे शेयर करूंगा, दो तीन कह सकते हैं कि स्क्रीन शेयर करेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ सकता है। देखिए, कोई भी प्रोसेस का मतलब ये होता है, क्योंकि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। इट इज अ प्री डिटरमाइंड गोल है, और टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल विद डिफरेंट द पैरामीटर्स और डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स टू फुलफिल द बेसिक ऑब्जेक्टिव और द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग। जहाँ पर नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति करने की बात करनी तो विभिन्न तरीके हैं। उसको हमको कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया को हमको अपनाना पड़ता है। प्रक्रिया की कहीं ना कहीं शुरुआत की जाएगी, उसके बाद आखिरी में उसको जाकर के हम लोग टर्मिनेट करते हैं या खत्म करते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक नियोजन की भी अपनी एक प्रक्रिया है। इकोनॉमिक प्लानिंग की प्रोसेस में अगर चलेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट थिंग। सोशल प्लानिंग के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो डिफरेंट थिंग, क्योंकि कल जो मैं अब आपसे बात कर रहा था कि सोशल प्लानिंग बेसिकली दैट इज अ प्लानिंग फॉर द पीपल, कि लोगों के लिए, एंड द कम्युनिटी, एंड द प्लानिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इन द कम्युनिटी और ऑफ द कम्युनिटी। जो समुदाय के लोग हैं, समुदाय में रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो जीवन की गुणवत्ता में अगर हमको सुधार करना होगा तो इसका मतलब है वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की जो कह सकते हैं कि जो परिस्थिति होगी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, चाहे सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट की हम बात करें, उसके बारे में समझना पड़ेगा। वहाँ के लोगों के एटीट्यूड्स, बिहेवियर को जानना पड़ेगा। यहाँ कह सकते हैं वहाँ के जो नॉर्म्स होंगे, जो ट्रेडिशंस होंगे, जो कल्चर्स होंगे, जो कह सकते हैं जो बिलीव्स होंगे, उनको हमको समझने की बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे पैरामीटर्स उसको हमको जानना पड़ेगा, तभी हम किसी चीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को एक पेपर पढ़ाया जाता है, वर्किंग विद द कम्युनिटी पेपर, सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ाया गया था, जिसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड की हम लोग बात करते हैं। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड में भी अगर आप देखेंगे तो एक डिस्क्राइब्ड उसका प्रोसेस है कि पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि एक बेसलाइन सर्वे करते हैं। बेसलाइन सर्वे करने के बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, देन गिवन द प्रायोरिटी इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन वी विल फॉलो द सम बेसिक स्टेप्स, कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी स्टेप सारे के सारे आते रहते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कि समझते रहते हैं या उसको करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार सोशल प्लानिंग में भी हम लोग इस चीज को करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी प्लानिंग जो है या जो सोशल प्लानिंग है फॉर द स्मॉल एरिया, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको लार्ज स्केल पे नहीं किया सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत जरूरी है कि that people, yeah, those people who are needed something or required as per some aspirations for the development, so they will also participate in the all the activities in all sphere of the life. तो जो भी सारी चीजें होंगी उसमें उनको खुद शामिल होना है, खुद अपने लिए काम करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। तो ये चीज बहुत ज्यादा उसमें रहती है। जैसे अभी आपसे एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें प्रोसेस की जो बात है, आप इसको देख सकते हैं आसानी से कि ये जो स्क्रीन है इसमें
सोशल प्लानिंग की प्रोसेस के बारे में बताया गया, प्रोसेस ऑफ द सोशल प्लानिंग। मेरे ख्याल से सबको दिखाई दे रहा होगा, ये 4 बेसिकली, इसको एरो से मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। जो प्रोसेस ऑफ द सोशल प्लानिंग है, यदि नो सिस्टमेटिक स्टेप्स की मतलब, नो सिस्टमेटिक स्टेप्स का मतलब ये नंबर ऑफ द स्टेप्स, कोई जरूरी नहीं है कि इसके केवल 10 चरण हो सकते हैं या 12 चरण हो सकते हैं, केवल 5 चरण हो सकते हैं, विच इज डिपेंड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स, या कह सकते हैं डिफरेंट द इश्यूज, उस पर डिपेंड करता है। एंड आल्सो विच इज डिपेंड ऑन द स्किल्स ऑफ द प्लानर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस प्रोसेस को कैसे कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहले अगर ओवरऑल देखा जाए तो किसी कम्युनिटी के बारे में, अगर कम्युनिटी पे जाकर किसी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है तो एक बेसलाइन सर्वे सबसे पहले होता है। यही काम हम लोग रिसर्च में भी करते हैं कि अगर किसी फील्ड पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी के बारे में बेसलाइन सर्वे का बेसिक पर्पस क्या होता है, बेसलाइन सर्वे का टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो समुदाय में रहने वाले लोग हैं उनसे संबंधित सारी सूचनाओं को लेना है। एक तो हम लोग उसमें ज्यादातर अगर आप देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल बना जाता है या डेमोग्राफिक प्रोफाइल बनाया जाता है कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, या उनकी जनांकिकी स्थिति की है। उसके बाद हम लोग फोकस करते हैं कि व्हाट इज द बेसिकली प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और द कम्युनिटी, की उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद प्रायोरिटी देने के बाद में हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से प्रोसेस ऑफ सोशल प्लानिंग का जो पहला स्टेप्स है, आफ्टर द कंडक्टेड द बेसलाइन सर्वे, पहला स्टेप्स हम लोग का बात होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो समुदाय के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप्स पर अगर हम लोग बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ्स। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सिंपली रूप से सामाजिक नियोजन को जो हम लोगों ने परिभाषित किया था, कहा गया था कि सोशल प्लानिंग इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स एंड डिटरमाइन द वेज फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। तो इसमें अगर हम बात करें तो आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स में, तो आइडेंटिफिकेशन द वीकनेस एंड बेसिकली देखिए पर्पस क्या है कि जो वीकनेस और स्ट्रेंथ, टू डिफरेंट पैरामीटर्स। वीकनेस का पर्पस ये है कि जिस समुदाय में हम जाके बात कर रहे हैं हम लोग को कोई आइडिया नहीं रहता, बिकॉज वी आर द एक्सटर्नल मेंबर। कोई भी बाहरी आदमी जाकर किसी समुदाय में जाके काम कर रहा है तो वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी एजुकेशन कैसी है, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स कितनी है, उनके पास में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। तो सबसे खास बात ये रहती है कि एक रिसर्चर जो होता है या जो प्लानर होता है, तो एक कह सकते हैं कि या शॉर्ट एनालिसिस की हम लोग बात कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और क्या थ्रेट्स फेस कर सकते हैं। तो शॉर्ट एनालिसिस से भी वो वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ्स की हम लोग बात करते हैं। तीसरा जो स्टेप है उसके अंदर है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड द कल्चर। उस पर्टिकुलर समुदाय के बारे में जानने के साथ साथ वहाँ के, क्योंकि देखिए इंडियन सोसाइटी में सबसे खास बात है कि डाइवर्सिटी आपको हर जगह देखने को मिलती है। डिफरेंट लैंग्वेजेस रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, रिलीजन्स के लोग डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कास्ट के होते हैं, डिफरेंट क्लास के होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज रहती हैं हर एक आदमी की। इवन एक आदमी के प्रिंसिपल्स या कह सकते हैं उसके अलग अलग होते हैं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल या उसकी पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल डिफरेंट रहती है, क्योंकि वी बिलीव द यूनिकनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, उसको भी हमको समझना पड़ता है। तो एक तो नीड्स का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, दूसरी इसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स क्या है, और तीसरी क्या है वहाँ के जो नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, जो कल्चर है उसके बारे में हमको समझना पड़ता है। देन उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप हमारा चलता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल ऑफ डेवलपमेंट। ये गोल ऑफ द डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इन दी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स में कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स है उसको हम लोग कोरिलेट करके यहाँ पे एक पर्टिकुलर गोल हम उसको सेट कर देते हैं। जैसे गोल एक हमने बना दिया कि ओवरऑल द डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, या हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर हेल्थ एस्पेक्ट को हमने ले लिया कि यहाँ टू फुलफिल टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज टू द मेंबर्स ऑफ द टू द पीपल ऑफ द कम्युनिटी। तो अगर हेल्थ इज अ particular goal of the holistic context, education services in the holistic context, तो ये एक गोल हम उसको डेवलपमेंट गोल में कन्वर्ट करते हैं। देन अगर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस एनालिसिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहती है कि जिस समुदाय में हम जाके काम करें वहाँ की स्थिति के बारे में जानें, सिचुएशन कैसी है,
क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट क्लास है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा जरूरी जानना रहता है कि वहाँ पर प्रॉपर फ्रेटर्निटी देखने को मिल रही है, या हार्मोनियस रिलेशंस हैं कि नहीं है, या एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, एजुकेशनल का लेवल क्या है वहाँ पर, कितने लोग पढ़े लिखे, ये सब चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये एट द टाइम ऑफ द बेसलाइन सर्वे पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर निकल कर आती है। तो एक अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एनालिसिस के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव गैप्स इन एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ प्रोग्राम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लानर के लिए बहुत जरूरी होता है कि किसी जब स्कीम को या प्रोग्राम को या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने जा रहे हैं तो उसके दोनों पैरामीटर को देखना चाहिए, क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इन टर्म्स में सपोज करिए हेल्थ स्कीम्स को हमको इम्प्लीमेंट करना है, और हेल्थ के देयर डिफरेंट डायमेंशंस, कि किसी को आरसीएस की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कम्युनिकेबल डिजीज की हो सकती है, किसी को बीपी हो सकती है, किसी को शुगर हो सकती है, डिफरेंट। तो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है डिफरेंट नंबर्स ऑफ द पर्सन्स अफेक्टेड बाय द डिफरेंट डिजीजेस। तो ऐसे किन किन बीमारियों से कितने लोग हैं। दूसरे कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें क्वालिटेटिव, तो विच टाइप ऑफ द सर्विसेज टू बी गिवन, हम उनको दे सकते हैं, ये किस प्रकार का दिया जा सकता है, तो ये बहुत जरूरी रहता है। तो इसके अंदर और टू फाइंड द गैप्स बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव। नंबर्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं मगर हम सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, या पहले से कोई अगर सर्विसेज चल रही है तो वो सर्विसेज क्यों अनसक्सेसफुल है, या कोई भी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है तो वो क्यों असफल हो जा रहा है, या अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है उसकी सफलता के पीछे क्या कारण है। तो ऐसे जो योजनाएं, जो कार्यक्रम पहले से वहां पे चल रहे होते हैं, तो उसका एक हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव गैप्स इन एग्जिस्टिंग स्कीम और द प्रोग्राम्स, ये एक बहुत बड़ा स्टेप रहता है कि वहां पे इसका एक पीछे एक रीजन एक ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी ओवरलैपिंग ना होने पाए, कि हम हेल्थ इश्यू पे जाके काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी कई सारी एजेंसीज या गवर्नमेंट एजेंसीज वहां पे काम कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि हाँ वो स्कीम्स ओवरलैप कर जाएगी। तो अच्छा है कि ओवरलैपिंग ना हो, तो एक प्रॉपर नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। तो इसलिए बेसिकली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पे हम लोग स्कीम्स का एनालिसिस करते हैं, या जो प्रोग्राम्स होता है, प्रोजेक्ट होता है, उसका एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मुलेशन ऑफ द एरिया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज। जब हम लोगों को ये जानकारी मिल जाती है कि क्या स्कीम्स है, क्या है, आपको प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, तो एरिया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव not in the terms of the geographical area specific objective, it means which is related to the particular the topic or particular the subject, कि किस विषय, हेल्थ इशू पे बात करने जा रहे हैं, कि एजुकेशन इशू पे बात करने जा रहे हैं, कि हाइजीन इशू पे बात करने जा रहे हैं, कि पॉवर्टी एडिकेशन पे बात करने जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग की बात करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली उन एरिया स्पेसिफिक इशू को ध्यान में रख करके उसके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है, और उसका एक्शन प्लान क्या होगा, उसकी स्ट्रेटेजीज को हम लोग डिसाइड करते हैं। जब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एरिया स्पेसिफिक या सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं, तो ये हम लोग जरूर देखते हैं कि एक नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको बोलते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सर्विसेज। कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सर्विसेज मतलब यहाँ पर स्पेशल का मतलब है यहाँ पर जो लोकल है, स्थानीय। स्पेशल विशिष्ट से मतलब या विशेष से मतलब नहीं, तो जो स्थानीय संसाधन है, या कह सकते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय संगठन है, जो लोग इस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनका क्या रुख है, वो किस प्रकार से। तो अगर उन सारे संगठनों के बारे में हम लोकल बेस्ड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो एक प्रॉपर नेटवर्किंग हो सकती है। इसलिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड में प्रिंसिपल ऑफ द कह सकते हैं कि नेटवर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग से सबके बारे में चीजें हम लोग जान जाते हैं। खास बात ये रहती है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, और अकॉर्डिंगली टू दी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ड्यूटीज the other organizations and the other civil society organization or the government organization to be provide the services to the needy persons. तो एक इस तरीके से बात करते हैं। देन इसके बाद जब दिन एक हम लोग करते हैं सेक्टोरल प्लान फॉर्मुलेशन। सेक्टोरल प्लान फॉर्मुलेशन का मतलब है कि इनपुट, टारगेट्स, कवरेज, रिसोर्सेज से सकता है। सेक्टोरल प्लान का मतलब है कि जो एज पर द एरिया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एरिया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हमने काम किया, अब उसका सेक्टोरल प्लान किन किन क्षेत्रों में हम उसको करेंगे। अब वहां पर करने के समय दिमाग को ध्यान रखना है कि क्या इनपुट हम देंगे, किन टारगेट्स के बेसिस पे करेंगे, कितना हमारा कवरेज एरिया होगा, कितने ये नंबर ऑफ द कितने पीपल होंगे, हम किस प्रकार से इंडिजीनियस रिसोर्सेज को प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करेंगे एंड डिफरेंट थिंग्स। तो ये एक सेक्टोरल प्लान को, या कह सकते हैं कि उस कम्युनिटी को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हम लोग बांट सकते हैं, या उनके क्षेत्रों को हम बांट सकते हैं कि हर एक क्षेत्र से संबंधित
जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, स्कूल चाहिए होंगे, टीचर चाहिए होंगे, बिल्डिंग चाहिए होगी। हेल्थ के लिए भी हमको क्या चाहिए होगा, पब्लिक हेल्थ सेंटर चाहिए होंगे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चाहिए होंगे, डॉक्टर चाहिए होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए होंगे। तो हर एक चीज की जो आवश्यकता है वो अलग अलग हो जाती है। तो एक सेक्टोरल प्लान फॉर्मुलेशन करते हैं। देन उसके बाद इंटरलिंकिंग ऑफ द इकोनॉमिक एंड द इनपुट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी आर्थिक, इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कि हमारा सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ में प्रॉपर इंटरलिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपस में अगर इंटरलिंक नहीं होगा और क्या क्या हम इनपुट्स देना चाहते हैं जिसके आधार पर हम आउटपुट गेन कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि प्लानिंग में जैसे हम बात कर रहे हैं कि इट इज अ प्री डिटरमाइंड गोल। प्री डिटरमाइंड गोल का मतलब है कि प्रिपेयर बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, तो ऑल द थिंग्स विल बी मैनेज्ड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। इस चीज को हम लोग जरूर हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। देन आपकी कम्युनिटी ओरिएंटेशन है, डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, लोग बहुत हो सकता है अनस्किल्ड हो, बहुत सारी चीजों को ना जानते हो, ना समझते हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है कि वहाँ के कुछ ग्रुप को या मेंबर्स को क्या काम करते हैं, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन प्रपोजल्स की बात करते हैं। ट्रेनिंग कम्युनिकेशन प्रपोजल्स का मतलब है कि टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन in a particular manner or to provide the information or to disseminate the information in particular and systematic manner, and also will be given the training for the specific purposes for to the local people। वहाँ के जो उसी सदस्य जो वहाँ के लोग हैं उनको ही हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर कभी भी इन फ्यूचर में इस प्रोग्राम को अगर इम्प्लीमेंट करना है, या वहाँ के लोग जैसे हम लोग बात करते हैं मास्टर ट्रेनर की, या कह सकते हैं कि एक स्किल ट्रेनर की, तो ठीक इसी तरीके से किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ के एक स्मॉल ग्रुप को हम लोग ट्रेन करते हैं। तो ट्रेनिंग जब हो जाएगी, प्रॉपर उनको कम्युनिकेशन हो जाएगा, और प्रपोजल सामने आ जाता है, प्रपोजल्स कौन बना करके देगा, कम्युनिटी वाले हमको बना करके देंगे। तो एक ही चीज यहाँ पर देखने को मिलती। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कहा जा सकता है कि एक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ द एक्टिविटीज। अब जब ट्रेनिंग हो गई है, प्रॉपर कम्युनिकेट कर दिया गया है, प्रपोजल हमारे पास सामने आ गए हैं, तो जो भी हमने एरिया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज को बनाया है टू कन्वर्ट इनटू द एक्शन प्लान, इट इज अ राइट टाइम कि हाँ सब कुछ हो जाने के बाद अब उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और उसकी शेड्यूलिंग ऑफ द एक्टिविटीज का मतलब है कि टू फ्रेम इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम, समय के अनुसार उसको जो है उसको हमारी फ्रेमिंग होनी चाहिए कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप्स क्या होगा, चौथा स्टेप्स क्या होगा, देन विल बी इम्प्लीमेंट दैट प्रोग्राम। और इन सब चीज के पीछे अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी चीज आती है, वो होती है बजट। पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंशियल इनपुट हमारा कहाँ से होगा। तो अल्टीमेटली सब चीजों को जब हम डिजाइन कर ले जाते हैं, जब प्रोसेस को पूरी तरह से कर लेते हैं, तो एक फाइनेंशियल इनपुट भी हमारे पास रहना है कि टू कंडक्ट द ओवरऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन टू द implementation of the program and to will get the output, so with the help of the some financial input or the some financial budget। ये this is a basically specific line or the guideline for the process of social planning। अब ये कोई जरूरी नहीं है इस प्रोसेस ऑफ द सोशल प्लानिंग में कि पहला स्टेप करेंगे देन उसके बाद ही सेकंड हो सकता है, फिर देन थर्ड हो सकता है। कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो साइमल्टेनियसली भी चल सकती हैं और आसानी से काम किया जा सकता है। तो ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, उसको आपको आसानी से समझ सकता है। कोई अगर क्वेरी होगी तो इन फ्यूचर हम लोग आपस में इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। एक दूसरा स्क्रीन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, दिस इज अ प्रोसेस मैकेनिज्म। इस प्रोसेस मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो देखिए 4 बेसिक कंपोनेंट, इट इज जस्ट लाइक अ साइकिल। आप देखेंगे कि एक जो यहाँ से अगर आप देखें एक एरो जो एल शेप का एरो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, और 3 सर्किल हमने बना रखे हैं। एक तो जस्ट लाइक अ साइकिल में अगर आप देखेंगे तो जो एरो है, पहला इंटीग्रेटेड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है, then training and orientation and monitoring and evaluation, there are 2 parts of that of the circle। and the आप नीचे अगर इसको देखेंगे तो डिलीवरी सिस्टम है और दूसरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। एंड फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे रिसीविंग मैकेनिज्म की, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि साइमल्टेनियसली ये वर्क हमारा करता है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेटेड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान, इसका मतलब है जो भी हम नियोजन करने जा रहे हैं, नियोजन के सामाजिक और आर्थिक दोनों सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट करते हैं। और साइमल्टेनियसली एक तरफ हम क्या काम करेंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे, लोगों को सिखाने की बात करेंगे, उनको ओरिएंट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, एंड to evaluate and monitor all the activities। It is just like the training and for the training and the orientation, as well as the delivery system and the institutional framework also।
एक तरफ जहां हम ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं पे क्या करते हैं, उसी प्लान को डिलीवरी मैकेनिज्म के थ्रू हम उसको डिलीवर करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड रिसीविंग मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पर ये है कि who will receive that, कि that program or that the activities or the कह सकते हैं schemes। So तो रिसीविंग जो मैकेनिज्म है, वो रिसीविंग मैकेनिज्म वहां के जो लोग होंगे इस चीज को रिसीव करेंगे। तो इट इज जस्ट लाइक द मैकेनिज्म, कि किस प्रकार से मैकेनिज्म जो है काम कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि जो सर्किल इंटीग्रेटेड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान का है, एक एरो ऊपर की ओर ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, ठीक साइमल्टेनियसली डिलीवरी मैकेनिज्म की तरफ जा रहा है। डिलीवरी मैकेनिज्म कौन रिसीव मैकेनिज्म कर रहा है? जो पीपल है, जो मेंबर्स हैं। और ट्रेनिंग कौन रिसीव कर रहा है? जो ट्रेंड हो रहे हैं, जो स्किल ओरिएंटेड हो रहे हैं। तो इट मींस दैट कि in the all the activities from the beginning to the till end, all the members of the society or all the members of the community are participating or the participated for the betterment of the community or to improve the quality of the life. So this is the process of the mechanism. इस प्रकार से mechanism काम करता है। तो they are the one component of that lecture is the process of the social planning. इसके अलावा जो सेकेंड स्लाइड है, सेकेंड स्लाइड या कह लीजिए कि जो है वो उसको डिफरेंट लेवल्स पे हमने बात की है। ये अगर आपको दिख रही होगी तो थोड़ा सा लंबी है ये कह लीजिए पीडीएफ फाइल जो बनाई है। इसमें लेवल्स ऑफ सोशल प्लानिंग, तो प्लानिंग में देखेंगे देयर आर दी 4 बेसिक इंडिकेटर्स। एक तो जैसे पहला कॉलम अगर आप देखेंगे तो पहला कॉलम जो बता रहा है वो प्लानिंग लेवल्स के बारे में बता रहा है। सेकेंड कॉलम जो है वो नेचर ऑफ गुड ऑफ डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को इंडिकेट कर रहा है। थर्ड प्लानिंग अप्रोच को इंडिकेट कर रहा है। तो जो है प्लानिंग मेथोडोलॉजी को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट जो है इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड द रोल ऑफ द पीपल। ये और लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉमन कॉलम है प्लानिंग लेवल पे आप देखेंगे नेशनल, स्टेट, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड द विलेज। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिट कौन सी हो सकती है, बताया था कि विलेज इज लास्ट यूनिट और द कम्युनिटी इज अ लास्ट यूनिट। तो इस कह सकते हैं कि फॉर्मेट से जो लेवल्स है, इस लेवल से आपको सारी की सारी पिक्चर्स आसानी से क्लियर हो सकती है। और इस कह सकते हैं कि लेवल से या इस टेबल से आपके बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर डायरेक्टली इसलिए मिल सकते हैं जैसे आप सिलेबस में दे रखा है। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सोशल प्लानिंग एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर द सोशल चेंज, या सोशल प्लानिंग एज व्हाट इज द रोल ऑफ द पीपल, हाउ टू इंक्रीज द पीपल पार्टिसिपेशन with the help of the social planning, या कह सकते हैं how to will achieve the goal of the social planning with the help of the people's participation, या कह सकते हैं कि what is the discuss the different types of the approaches of the social planning, या what is the methodology of the planning in different level। तो ये एक एक कॉलम जो है आपके लिए एक एक कह सकते हैं कि क्वेश्चंस के बारे में बता सकता है। अब जैसे पहला कॉलम पे हम बात करें जो प्लानिंग लेवल है, उसमें जैसे पहली बात की गई नेशनल लेवल की बात की गई। नेशनल लेवल इज अ वेरी वाइड, क्योंकि नेशंस पे जो है नेशनल लेवल पे आपने देखा होगा द गवर्नमेंट टू फ्रेम द सम, जैसे पहले बात किया करते थे 5 ईयर प्लान्स की। अब नीति आयोग है, नीति आयोग कुछ ना कुछ पॉलिसीज को बनाता है और देन द गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो जो नेशनल लेवल पे सबसे खास बात ये रहता है उसका जो टारगेट रहता है, जो प्रायोरिटीज रहती है वो रहती है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक द पर कैपिटा इनकम, जस्ट लाइक द नेशनल इनकम, इंक्रीज द एक्सपोर्ट, डिक्रीज द इम्पोर्ट, या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें, रिकरिंग की बात कर सकते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर की बात कर सकते हैं। तो और जो गोल्स बनाए जाते हैं वो ब्रॉड गोल्स बनते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है। इसका मतलब टू कवर द ऑल द थिंग्स। अप्रोच जो होती है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच, इसका मतलब है द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉरवर्ड सम पॉलिसी इन द प्रोग्राम्स और द प्लानिंग एंड टू इंप्लीमेंट टू द लोअर लेवल। तो इसलिए जो भी अप्रोच चलती है प्लानिंग की वो ऊपर से नीचे की ओर चलती है। इसमें जो प्लानिंग मेथोडोलॉजी हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं सेक्टोरल प्लानिंग की बात कर लीजिए एंड द लॉन्गर टाइम फ्रेम। सेक्टोरल का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रीजन के बेस में बांट सकती है या स्टेट के कंटेक्स्ट में बांट सकती है। तो क्षेत्रों में बांट दिया गया या कोस्टल माउंटेन एरियाज या प्लेन एरियाज या कह सकते हैं हिल एरियाज, इस तरीके से भी वो सेक्टोरल प्लान को बांटा सकता है। लॉन्ग टर्म फ्रेम का मतलब है कोई भी नियोजन भी किया जा रहा है वो कम से कम 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल के ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? फिजिकल एंड द फाइनेंशियल इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब क्या है कि नंबर्स पे हम चाहते हैं कि हाँ इतने परसेंटेज पॉवर्टी इरेडिकेट कर गई, या हमारे कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी प्रेजेंट टाइम में 22% और 23% हमारा पॉवर्टी रेशियो चल रहा है। ये पॉवर्टी रेशियो पहले जब करीब बात करते थे कह सकते हैं आज से 10 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें तो कम से कम 36% हुआ करती थी। तो इन दी क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम बता सकते हैं कि पॉवर्टी हमारी जो है वो 36% से
34% या 35% से घट करके 23% आ सकी। रोल ऑफ द पीपल होता है वो इनडायरेक्ट होता है, इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली नहीं हो सकता है, कि थ्रू दी रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हो गया एट द स्टेट लेवल पे हमारे कह सकते हैं कि जो मेंबर ऑफ द लॉ असेंबली रहते हैं वो हमारी बात कर सकते हैं, जो एमएलएज रहते हैं। दूसरी तरह की अगर हम बात करें तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो संसद में बैठे होते हैं। तो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन हमारा जो पीपल का, आम जनता का होता है वो इनडायरेक्ट देखने को मिलता है थ्रू दी रिप्रेजेंटेटिव्स। तो नेशनल लेवल ठीक एज वेल एज द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का मतलब क्या हो गया कि राज्य अपने जितने भी क्षेत्र, उसका प्रोविंस है, जितना भी क्षेत्र है वहां पे काम करे। इट इज जस्ट लाइक द सिमिलर, पर थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से बदल करके स्टेट लेवल तक फोकस हो जाते हैं, बाकी दूसरे राज्यों से कोई मतलब नहीं रहता है। कोऑर्डिनेटिव अप्रोच देखने को मिलती है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि कोऑर्डिनेटिव मीन्स टू लिंक अप विद द स्टेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य दोनों के बीच में संबंध आपको देखने को। प्लानिंग मेथोडोलॉजी जो होगी सेक्टोरल एंड द लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखने मिलेगी। फिजिकल एंड फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव वही मिलता है और इनडायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। रीजनल पे अगर आप जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे रीजनल बेसिस पे अलग हो जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल फोकस किया जाने लगता है थोड़ा सा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रख करके अप्रोच भी कोऑर्डिनेटिव होती है, क्योंकि वो रीजन है, वो रीजन स्टेट का भी हो सकता है और सेंटर का भी हो सकता है, यदि अमंग दी ऑल दी स्टेट्स, सारे राज्यों से कहीं भी संबंधित हो सकता है। सपोज करिए कि जैसे कोस्टल एरिया की अगर रीजन की हम बात करें तो कोस्टल एरिया गुजरात का भी है, महाराष्ट्र का भी है, केरल का भी है, कर्नाटका का भी है। तो इस तरीके से रीजनल बेसिस पे भी हम उस पर काम करते हैं। सेक्टोरल एंड द स्पेशल लॉन्गर टाइम फ्रेमवर्क, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है क्योंकि सोशल इंडिकेटर्स इंडिकेट हो जाता है रीजनल लेवल पे, तो क्वांटिटेटिव एज वेल एज द क्वालिटेटिव बोथ, मगर यहाँ पर भी जो है इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ये देखने को मिलता है। थोड़ा सा और नीचे लेवल पे अगर हम लोग चलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑब्जेक्टिव्स पे अगर हम लोग बात करें, जैसे नगर निगम है तो नगर निगम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है यहाँ पर वो। और सोशल एंड द स्पेशल, स्पेशल का मतलब हो गया स्थानीय या लोकल, तो सामाजिक और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उसकी बात करते हैं। एंड बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप्रोच का मतलब क्या है, अब यहाँ पर जो नियोजन किया जाता है वो डायरेक्ट नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो टारगेट हो जाता है वो डायरेक्ट पीपुल हो जाता है। और प्लानिंग मेथोडोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो सेक्टोरल की बात भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक की बात कर सकते हैं, और सेमी पार्टिसिपेटरी। सेमी पार्टिसिपेटरी अगर आप देखें जैसे नगर निगम है तो या नगर महापालिका है, नगर परिषद है, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा अगर नगर महापालिका या नगर निगम है तो कॉर्पोरेटर्स हो गए, सभासद हो गए, ये सब कहीं ना कहीं देखिए सेमी पार्टिसिपेटिव रूप में काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट है, क्वांटिटेटिव भी देखने को मिलेगा, क्वालिटेटिव देखने को मिलेगा, एंड आउटपुट ओरिएंटेड। थोड़ा सा आउटपुट होता है। नगर निगम से हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे घर की बाहर के जो सड़कें साफ रहे, या नालियां साफ रहे, अच्छी तरीके से साफ रहे, या हमको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं, या हाउसिंग एंड हैबिटेट फैसिलिटीज हमको ज्यादा अच्छी तरीके से कराएं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पार्सली डायरेक्ट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में, थ्रू द कॉर्पोरेटर के रूप में हमारे पास सामने कहीं ना कहीं वो हम टच में के आ सकते। तो एक तरीके से आम जनता की जो सहभागिता होती है वो कुछ ना कुछ अर्ध सहभागिता के रूप में सामने आती है, कुछ ना कुछ उनका भाग शामिल हो जाता है। ब्लॉक लेवल पे चलेंगे तो ब्लॉक लेवल में एरिया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया। आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में बांटा जाता है, ब्लॉक को विलेज में बांटा जाता है, या टाउनशिप में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे भी बॉटम अप्रोच आपको देखने को मिलेगी ब्लॉक लेवल पे भी। स्पेशल एंड द पार्टिसिपेटरी शॉर्टर टाइम फ्रेम, थोड़ा सा समय का अंतर आता है डिस्ट्रिक्ट से लेकर के विलेज लेवल की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेमवर्क नेशनल, स्टेट या रीजनल लेवल पे रहता है, वहीं पे यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेमवर्क मतलब है कि जो आउटपुट है वो कम समय के लिए हम लोग कम समय में पाने की कोशिश करते हैं। और इसी में ब्लॉक में क्वालिटेटिव एंड कह सकते हैं कि आउटपुट हमको चाहिए होता है, और डायरेक्ट बट नॉट टू फेस टू फेस। एक बहुत अच्छी चीज होती है कि इसमें लोगों का जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है या ब्लॉक के लोगों का पार्टिसिपेशन होता है वो डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की मैंने विजिट की, जा करके वहां पर कह सकते हैं कि लोगों की जमीन जो जा रही थी, कह सकते हैं लैंड एक्विजिशन के थ्रू हम लोग बात कर रहे थे, गाँव गाँव जब जा रहे थे तो गांव के सारे लोगों के साथ हम लोग इंटरेक्टिव मीटिंग करते थे। मीटिंग का मतलब है कि जिसकी जमीन जा रही है वो डायरेक्ट हमसे आकर के बात करता था, किसको फायदा हो रहा है कि नहीं फायदा हो रहा है, वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है अपनी जमीन, कितना कंपनसेशन मिल पा रहा है, क्या उसको बेनिफिट्स होंगे, क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो ऐसे लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या वहां पर हम लोग डायरेक्ट उसके साथ में कॉन्टैक्ट टच में आ जाते हैं। तो एक ये बेनिफिट रहता है डिस्ट्रिक्ट। विलेज लेवल पर अगर हम चले तो थोड़ा सा एरिया और कम हो जाता है, क्योंकि ब्लॉक में बहुत सारे विलेजेस हो सकते हैं। तो विलेज लेवल का बेसिकली जो पर्पज होता है वो कम्युनिटी लिविंग की बात करते हैं या कम्युनिटी ओरिएंटेड की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी अप्रोच जो हम लोग यूज करते हैं बॉटम अप्रोच यूज करते हैं। पार्टिसिपेटरी रोल हो जाता है, शॉर्टर टाइम पर फ्रेम पे हम लोग बात करते हैं। क्वालिटेटिव इनपुट
और आउटपुट दोनों आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी खास बात होती है फेस टू फेस रिलेशनशिप देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि जो प्लानर होगा उस प्लानर के साथ में जो भी कम्युनिटी मेंबर्स होंगे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। यहीं पर खास चीज है, अगर आप देखें तो द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोशल प्लानिंग एट द विलेज और द कम्युनिटी लेवल, because the relationship between the planner and the researcher or the members of the society or the community direct face to face relations। तो जहाँ पे फेस टू फेस रिलेशंस रहते हैं वहां पर किसी भी प्रोग्राम की कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसकी सक्सेस जो होती है वो बहुत ज्यादा आसानी से हो सकती है। तो एक ये कह सकते हैं कि जो टेबल है इस टेबल से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न रखा है कि रोल ऑफ द पीपल, कि सोशल प्लानिंग या कि पीपल्स पार्टिसिपेशन प्रमोट द सोशल चेंज विद द हेल्प ऑफ द सोशल प्लानिंग। तो अगर इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो आपके पास प्लानिंग लेवल है, रोल ऑफ द पीपल आपको दे रखा है, डिफरेंट अप्रोचेस दे रखी है, क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, तो कई सारे चीजों को आप बता सकते हैं। इसको अलग अलग से क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि हाँ कि एट द नेशनल लेवल पर सोशल प्लानिंग कैसे की जाती है, या कह सकते हैं विलेज लेवल पे हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो कॉलम वाइज ना चल करके इसको रो वाइज हम लोग काम कर सकते हैं। तो इट इज अ होलिस्टिक टेबल, या कह सकते हैं कि बहुत चीजों को इसमें शामिल करते हुए मैंने कोशिश की है कि आप इसको आसानी से समझ जाएंगे और आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगी। तो दिस इज बेसिकली द टॉपिक ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सोशल प्लानिंग एंड द लेवल ऑफ द सोशल प्लानिंग।